Hello everyone, welcome to the first video lecture of computer programming using Python। आज के वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन। Python is an interpreted high level and general purpose programming language। सो पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यानी कि इसमें कोई कंपाइल स्टेप नहीं होता है। जो भी कोड है, जो भी आपका प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट होता है डायरेक्टली और फ्रीली, किसी भी और कोड से इंडिपेंडेंट और बिना कंपाइल स्टेप के। जैसे कि आपने सी और जावा, सी प्लस प्लस वगैरह में देखा है कि हमें पहले कोड को कंपाइल करना पड़ता है प्रोग्राम को, तब जाके हम रन करते हैं और तब वो एग्जीक्यूट होता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है, आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई होता है और जो सिंटैक्स होता है वो काफ़ी रीडेबल होता है। मतलब वो इंग्लिश से मिलता जुलता कोड होता है, उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और एब्स्ट्रैक्शन का लेवल बहुत हाई होता है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है उनमें एब्स्ट्रैक्शन का लेवल बहुत लो होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जो भी हमारा कोड है उसके बैकग्राउंड में क्या फंक्शनैलिटी चल रही है, या भी कोई भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो पीछे कौन सा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स है, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। हम कमांड लिखते हैं और जो कमांड जो भी उसका पर्पज़ होता है वो एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट आ जाता है। बैकग्राउंड में क्या चलता है हमें ये नहीं दिखता है, तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में एब्स्ट्रैक्शन का लेवल हाई होता है और लो लेवल लैंग्वेज में कम होता है। जितना हाई उतनी हाई लेवल लैंग्वेज। थर्डली, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि कई तरीके की फील्ड्स में कई तरीके की फीचर्स इसमें प्रोवाइड होते हैं। हम अलग अलग यूजेस इसके कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई वेब ऐप डिज़ाइन करनी हो, वो उसके लिए आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। कोई आपको गेम डिज़ाइन करना हो, उसके लिए आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन बनाना हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरीके के फील्ड्स में अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमें प्रोवाइड होंगे पाइथन से। सेकेंड पॉइंट, पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप्ड एंड गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड यानी कि वेरिएबल चेक जो होते हैं वो रन टाइम पे होते हैं। यानी कि आपको वेरिएबल पहले से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सी और जावा में हम क्या करते हैं कि पहले इंट, फ्लोट वगैरह, या फिर स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम पहले डिफ़ाइन करते हैं। बट पाइथन में ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। वेरिएबल चेक एट रन टाइम। सेकेंडली, एक गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज है। गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लैंग्वेज, जो पाइथन लैंग्वेज है, वो मेमोरी फ्री करता रहता है बैकग्राउंड में। सपोज़ आपने कोई अपने प्रोग्राम लिखा है, उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्वियसली मेमोरी एलोकेट होती है, उनको मेमोरी लेते हैं। तो उससे क्या होता है, मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लो डाउन हो सकता है सिस्टम। तो बैकग्राउंड में धीरे धीरे वो मेमोरी को फ्री करता रहता है जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, या जो पुराने प्रोग्राम्स हैं, या जो भी यूजलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मेमोरी एलोकेटेड है, वो फ्री अप करता रहता है। थर्ड पॉइंट, इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स इंक्लूडेड स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम यानी कि क्या क्या तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो बहुत तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करता है पाइथन, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, नाम से ही लग रहा है कि स्ट्रक्चर्ड, यानी कि बहुत ही क्लैरिटी और क्वालिटी के साथ कोड को डेवलप किया जाता है टाइम बचाने के लिए, और इम्प्रूवमेंट ओवरऑल जो क्वालिटी कोड की वो इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए हम इफ़ देन एल्स वगैरह का बहुत हाई यूज़ होता है, वाइल फॉर का यूज़ होता है, ब्लॉक जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इस तरीके के इन सब प्रोग्राम जो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, उनका यूज़ होता है ताकि प्रोग्राम जो है, कोड जो है, वो काफ़ी क्लीन दिखे और एकदम स्ट्रक्चर्ड दिखे। सेकेंडली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो डेटा और कोड कंटेन करता है। ठीक है। एंड थर्ड इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कि
फंक्शंस को अप्लाई करके और उनको नए नए फंक्शंस क्रिएट करके कंपोज करके प्रोग्रामिंग जो की जाती है वो भी इसमें अवेलेबल है, इसमें भी आप फंक्शन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज पाइथन इज often described as batteries included language due to its comprehensive standard library। यानी कि इसको कहा जाता है कि बैटरीज इंक्लूडेड लैंग्वेज है। बैटरीज इंक्लूडेड लैंग्वेज मतलब एक टर्म दिया गया इसको क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ की क्वांटिटी बहुत हाई है, बहुत सारे अलग अलग तरीके की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इसमें अवेलेबल है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? सिंपली एक पीस ऑफ कोड होता है, कोई भी रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, यानी कि आपको दोबारा वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम्स को शॉर्ट करने के लिए। और जैसे कि हम सी में लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते थे, ठीक है, प्रोग्राम के शुरू में स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते थे ताकि हमारा कोड जो है वो शॉर्ट हो जाए, हमको रीप्रोग्रामिंग ना करनी पड़े। तो वो होती है लाइब्रेरी। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी जो पाइथन में ऑलरेडी इंक्लूडेड लाइब्रेरीज हैं उनको कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब कंसीव हुई थी? 1980s में। यानी कि इसका जो पहला आइडिया, पहला थॉट आया था किसी को भी या जो इसके क्रिएटर थे उनको, वो था 1980s में। और दिसंबर 1989 में ये फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हो गई थी, ठीक है। और इसके जो क्रिएटर थे, इन्वेंटर थे, वो थे गीडो वैन रोसम। उसके बाद 16 अक्टूबर 2000 में जो पाइथन 2.0 लैंग्वेज, इसका जो नेक्स्ट वर्जन था वो लॉन्च हुआ। इसमें ही गार्बेज कलेक्टर का फीचर आया था और यूनिकोड का सपोर्ट आया था। उसके साथ साथ जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाया गया था और कम्युनिटी का सपोर्ट। जो पाइथन 3 था वो मेजर बैकवर्ड्स इनकम्पैटिबल रिलीज़ थी, यानी कि जो हमारा पाइथन 2 का कोड था वो 3 पे नहीं चलता था डायरेक्टली, मतलब आप उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ मतलब नए फॉर्मेट के हिसाब से आपको दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। तो 2 का जो पाइथन 2.0 था उसका 3 में नहीं चलता था। ये रिलीज़ हुआ था 3 दिसंबर को आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टेस्टिंग। सेकेंडली इसमें था कि जो रिडंडेंट वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग होती है, मतलब एक ही स्टेप को, एक ही फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग तरीके, मतलब एक प्रोग्राम लिखने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। तो जो सिंपल हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, उस पर फोकस किया गया और बाकी सारे मेथड्स को, जो भी तरीके थे प्रोग्राम लिखने के, किसी भी जो भी स्टेप्स थे वो हटा दिए गए ताकि एक सिंपल सा लैंग्वेज बने जो एक काम करने के लिए एक ही तरीका होना चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी डुप्लिकेटिव मॉड्यूल्स और फंक्शनैलिटीज थी वो हटा दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई डू पीपल यूज़ पाइथन। आखिर पाइथन कई लोग की, बहुत सारे लोग की फेवरेट लैंग्वेज क्यों है, बहुत सारे लोग इसे क्यों प्रेफर करते हैं। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो बाय डिज़ाइन जो पाइथन है वो काफ़ी लिखने में काफ़ी सिंपल और रीडेबल सिंटैक्स है उसका, और बहुत ही कोहेरेंट प्रोग्रामिंग मॉडल है। कोहेरेंट का मतलब होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड या लॉजिकल। तो जो पाइथन, जब आप इसका एक्चुअल जो कोड है वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे हम नॉर्मल सेंटेंसेस लिखते हैं, कई सारे आपको प्रोग्रामिंग दिखेगी कि नॉर्मल सेंटेंस के फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसलिए काफ़ी सिंपल होता है, रीडेबल भी होता है, सामने वाला बहुत इजीली रीड कर सकता है उसको। ज़्यादा सिंबल्स वगैरह या शॉर्टकट्स या मतलब कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते जो अंडरस्टैंडेबल ना हो। सेकेंडली पाइथन कोड इज़ डिज़ाइन टू बी रीडेबल, जैसे कि हमने देखा है अभी, रीडेबल होना चाहिए। और रीडेबल होता है इसकी वजह से वो रीयूजेबल भी होता है और मेंटेनेबल भी होता है। मतलब उसी को अगर रीडेबल होगा तो उसको, अगर आपने कोड लिखा है वो सामने वाले के लिए रीडेबल है तो वो उस कोड को दोबारा अपनी जगह अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकता है, कोई कहीं और जगह यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से ये रीयूजेबल हो जाता है। सेकेंड है मेंटेनेबल। अगर कोड ईजी है, शॉर्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है तो उसको मेंटेन करना भी आसान होगा। इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रिमेंबर है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी है कोड में,
मतलब कि आपको सारा कोड जो है जैसे कि मतलब एकदम कंसाइज होगा और कंस्ट्रक्टेड मैनर में होगा। कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज जैसे हमने अभी पहले देखा है कि ये कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है, तो काफ़ी देखने में भी और रीड करने में बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट लगता है कोड। सेकेंडली रीयूज़ में वही रीयूजेबल होता है कोड, ठीक है। और इन पाइथन्स वे ऑफ थिंकिंग एक्सप्लिसिट इज़ बेटर देन इम्प्लिसिट एंड सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स। यानी कि तो एक्सप्लिसिट मतलब कि ईजी टू अंडरस्टैंड, इम्प्लिसिट मतलब नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, और तो सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड ये पाइथन की थिंकिंग है, पाइथन वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है डेवलपर प्रोडक्टिविटी। अब चूँकि सिंटेक्स सिंपल होता है, शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है, इसकी वजह से स्पीड ऑफ डेवलपमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ जाती है? सिंपल सिंटेक्स होने की वजह से, डायनामिक टाइपिंग की वजह से। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज हमने देखा फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। लैक ऑफ कंपाइल स्टेप, ये भी देखा कि कंपाइल स्टेप नहीं होता है इसमें, ठीक है। बिल्ट इन टूल सेट होता है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स के लिए अलग अलग टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनके लिए कोडिंग ईजी हो जाए, डिबगिंग ईजी हो जाए। पाइथन प्रोग्राम और इमीडिएटली रन करते हैं, ठीक है। क्यों इमीडिएटली रन करते हैं? वही वाली बात आ जाती है कि कंपाइल स्टेप नहीं होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली कोड रन करता है और इंडिपेंडेंटली रन करता है बाकी पीसेस ऑफ कोड से। थर्ड है पाइथन कोड इज टिपिकली 1/3 और 1/5 ऑफ द साइज ऑफ C++ और जावा कोड। तो 1/3 या 1/5 मतलब 30 to 20% साइज़ होता है। अगर 100 KB है, 100 लाइन्स है सपोज़ उसका कोड, जावा का कोड, तो ये पाइथन में 30 लाइन्स या कभी कभी किसी किसी केसेस में 20 लाइन्स का भी हो सकता है कोड। इसका मतलब क्या है? कोड शॉर्ट होने से लेस टू टाइप, कम टाइप करना पड़ेगा, तो डिबग भी कम करना पड़ेगा और मेंटेनेंस भी कम करनी पड़ेगी। थर्ड है प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितने इजीली आप कोई कोड को, कोई प्रोग्राम को ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना इजी है। तो मोस्ट प्रोग्राम पाइथन्स जो होते हैं उनको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे हमने देखा था कि सेकेंड पाइथन 2 से 3 आने में बैकवर्ड इनकम्पैटिबल हो गया था, मतलब कि 2 का 3 में नहीं चल रहा था। बट मोस्ट ऑफ द पाइथन में ये होता है कि अगर आप टू चला रहे सारे बहुत सारे सिस्टम्स में, तो उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा कोड में। अगर 2 से 3 जाते हो तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बट 2 से 2 में जाते हो या 3 से 3 में जाते हो तो आपको कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते। विंडोज़ का कोड आप विंडोज़ में लिख के आप लाइनक्स में चला सकते हैं, मैकओएस में चला सकते हैं। और जो पाइथन है वो कोडिंग के लिए कई सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है, वेब बेस्ड सिस्टम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर सपोर्ट लाइब्रेरीज, वही हमने पहले भी देखा था कि इसमें जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब इसकी खुद की जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज जो इसमें पहले से इनबिल्ट आती हैं, उनकी वजह से इसकी फंक्शनैलिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है। आपको थर्ड पार्टीज़ पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज नहीं यूज़ करनी तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी सपोर्ट, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट इंटीग्रेशन। तो जो पाइथन स्क्रिप्ट्स होती हैं वो एक दूसरे से बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं। और जो पाइथन का कोड है वो आप जो पाइथन का कोड है वो सी लाइब्रेरीज तक को इन्वोक कर सकता है, इतना पावरफुल है पाइथन, ठीक है। और पाइथन जो है वो सी प्रोग्राम, C++ प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम्स, .NET कंपोनेंट्स के साथ भी इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। अलग अलग फ्रेमवर्क्स के ऊपर, सीरियल पोर्ट्स के ऊपर और नेटवर्क्स के ऊपर ये कम्युनिकेट इजीली कर सकता है। लास्ट है एन्जॉयमेंट। तो चूँकि पाइथन्स का ईज़ ऑफ यूज़ इतना है, प्रोग्राम्स ईजी टू अंडरस्टैंड है, शॉर्ट है, इतने सारे अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इससे क्या होता है कि डेवलपर का जो काम होता है बहुत आसान होता है, बहुत एन्जॉयबल हो जाता है उसका काम, ठीक है। हालांकि इसको आप ऑन पेपर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना
ईज़ हुआ या कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बट आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको इसको लेना ही पड़ेगा कंसिडरेशन में, इसको काउंट करना ही पड़ेगा कि ईज़ ऑफ यूज़ बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो हम ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक्स हम सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।